नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले में ऊपर से लेकर नीचे तक लिप्त हैं ऐसा कहा जा रहा है और लगातार उनके मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं और तमाम तरह का मैंने पहले भी बताया। लेकिन आज उनको सीबीआई ने बुलाया था, उससे पहले अरविंद केजरीवाल के भाषण होना स्वाभाविक था। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई और वो गड़बड़ ये हो गई कि अरविंद केजरीवाल को जब सीबीआई ने बुलाया था तो उन्होंने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाकर रखा था कि कैसे मीडिया को उनको हैंग करना है। लेकिन अतीक अहमद की घटना अचानक हो गई और अतीक अहमद और अरशद की घटना की वजह से पूरे दिन मीडिया अरविंद केजरीवाल के पास गई नहीं और अरविंद केजरीवाल के जो तमाम तरह के उनके सहयोगी हैं, आतिशी हों या गोपाल राय हों या फिर भगवंत मान हों या नए जो मिनिस्टर्स बने हैं वो हैं, संजय सिंह हैं, ये सब सीबीआई दफ्तर के बाहर पहुंच गए और बढ़िया व्यवस्था की गई थी कि कैसे मीडिया को कैप्चर करना है। उससे पहले अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे तरीके से राजघाट पहुंच गए, बापू से प्रार्थना करने गए कि भगवान बापू हमको बचा लेना। भाई अगर कोई गड़बड़ हुई है तो आपकी तस्वीर तो लगी है ना नोटों पर, और जब आपकी तस्वीर नोटों पर लगी है तो आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि धन के हेरा फेरी का मामला सामने आया है। उस पॉलिसी के आधार पर वो पॉलिसी हालांकि कैंसिल हो गई, लेकिन षड्यंत्र पीछे से सामने आ गया। ये भी कहा गया कि उसमें जो पैसा चला था उससे गोवा में धड़ल्ले से चुनाव लड़ा गया, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल ने पहला चुनाव लड़ा था तो केजरीवाल जी दुबई गए थे, केजरीवाल जी खाड़ी के देशों में गए थे और तमाम तरह की मीट विथ केजरीवाल किया था, टी विथ केजरीवाल किया था और ये बताया था कि पैसा तमाम तरह का आ गया है। हालांकि केजरीवाल के माध्यम से वो पैसा आया था, उससे चुनाव भी लड़ा गया था, उससे चुनाव विधानसभा के अलावा लोकसभा का भी लड़ा गया था। लेकिन लोकसभा का चुनाव धन तो आपके पास हो सकता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए तो आपको बाकायदा व्यवस्था चाहिए, बाकायदा एक स्ट्रक्चर चाहिए, मतलब कैडर चाहिए। और कैडर तो भारतीय जनता पार्टी को बनाने में 75 साल 70 साल लग गए, जबकि वो 1951-52 की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से जनता दल जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, ये सब कुछ एक सफ़र तय किया। तीसरी पीढ़ी अब आई है। पहली पीढ़ी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहली पीढ़ी में नानाजी देशमुख, पहली पीढ़ी में दीनदयाल उपाध्याय, दूसरी पीढ़ी में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी, तीसरी पीढ़ी में मोदी जी, चौथी पीढ़ी इनके बाद की अब तैयार हो चुकी है, जो हेमंत बिश्व शर्मा की है, योगी जी की है या और तमाम तरह के यंगस्टर्स देवेंद्र फडणवीस सहित जो अब तैयार बैठे हुए हैं। तो अब जो नई पीढ़ी आएगी वो और ज़्यादा स्पीडी है। लेकिन ये बात, मेरा कहना ये सिर्फ इतना था कि 3 पीढ़ियों के बाद सत्ता हासिल हुई थी। अरविंद केजरीवाल वो 3 साल में करना चाहते थे, इसलिए वो सब घोटालाबाजी सामने आई, क्योंकि फंड बहुत चाहिए होते हैं, आदमी बहुत चाहिए होते हैं, खरीदना फरोख्तना भी कम समय में अगर तैयार करेंगे तो खरीद फरोख्त भी करनी पड़ेगी। आइडियोलॉजी को कहीं साइड में रखना पड़ता है, आइडियोलॉजी से परे सोचना पड़ता है और तमाम जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो तमाम धन की उगाई उसके अंदर से होने लगती है। FCRA टाइप के कानून केंद्र सरकार ने पास कर दिए और FCRA की वजह से अब विदेशी फंडिंग समस्या होगी, लेकिन राज्य सरकार बैठ गई। राज्य सरकार अपनी लिक्विड पॉलिसी को लेकर, चूंकि सब जानते हैं नीतीश कुमार जी को, मैं इस विषय को लेकर नीतीश कुमार जी को साधुवाद कहता हूं कि उन्होंने अपने यहाँ ये ध्यान नहीं दिया कि उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, लेकिन उन्होंने दारू बंद कर दी अपने यहाँ। वो उल्टे सीधे तरीके से आती है वो अलग बात है, लेकिन सब जानते हैं कि पूरे देश में हर राज्य की इकोनॉमी दारू से चलती है और बड़े स्तर पर चलती है। खासतौर से पुलिस का खर्चा, प्रशासनिक व्यवस्था, सैलरीज, वो दारू के अकेले दारू से निकल कर आता है। ऐसा बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि साहब दारू का काम सही से चलना चाहिए, क्योंकि हमारी सैलरी तो यहीं से निकल कर आती है। दिल्ली में तो खैर उनको सैलरियाँ निकालनी नहीं होती हैं पुलिस की, क्योंकि पुलिस तो केंद्र के पास है, लेकिन उनको ACB मिल गई थी और ACB का एंटी क्राइम ब्रांच उनके पास थी। और उसका आपको याद है जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो कितना मिसयूज़ करना शुरू किया था, अधिकारियों को पकड़ना शुरू किया था, लोगों के खिलाफ मुकदमे करने शुरू किए थे, लोगों की गिरफ्तारियां शुरू की थी। ये
उन्होंने ही शुरू किया था, ये अरविंद केजरीवाल ने ही शुरू किया था कि कैसे वो लीडर्स को पकड़ेंगे। कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल सीबीआई के दफ्तर पहुंचे। सीबीआई के दफ्तर पहुंचे तो ये संजय सिंह और पूरा लाव लश्कर भी साथ में पहुंचा। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचने के बाद वहां गेट पर पुलिस के साथ बदतमीजी की गई, वहां वॉचमैन के साथ बदतमीजी की गई। हम देश के मालिक हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल लगातार कहते आए हैं, हम ये है, हम वो है, ये सब कुछ कहते आए। उनके सारे गुर्गे जितने थे वो सब भी इन्हीं भाषाओं में वहां बात करते रहे। लेकिन इतना लंबा समय हो गया, मतलब जब 5-6 घंटे हो गए अरविंद केजरीवाल को ऑफिस में गए सीबीआई के साथ बात करते हुए, तो फिर सबको लगा कि अब तो अरविंद केजरीवाल गए। अगर आना होता तो घंटे 2 घंटे में वापस आ जाते, लेकिन अब 5-6 घंटे बीत चुके हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल तो अब गए और अरविंद केजरीवाल अब मनीष सिसोदिया के साथ वहां कैबिनेट बनाएंगे। गोपाल राय ने क्या किया कि सभी को, जो मुख्य नेता थे, उन सबकी एक बैठक बुला ली और उस बैठक में दिल्ली की मेयर, दिल्ली का डिप्टी मेयर इकबाल, दिल्ली की मेयर ओबराय या जो तमाम तरह के राघव चड्ढा और जितने नेता हैं, उन सबको बुलाया गया। क्या तय होना था उस बैठक में? 5 बजे के बाद वो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। 5 बजे के बाद उस इमरजेंसी बैठक में आखिर होना क्या था? उस इमरजेंसी बैठक में ये होना था कि ये लगभग इन लोगों को कंफर्म हो गया था कि इतना लंबा 5-7 घंटे का हो गया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल जी अब गिरफ्तार हो चुके हैं तो फिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक कौन होगा और कैसे पार्टी चलेगी, ये व्यवस्था सेकंड कमांड की। सेकंड कमांड तो खैर नहीं कहना चाहिए, कमांड तो वो पहली है, सेकंड कमांड तो अगली पीढ़ी को कहते हैं। ये पहली कमांड जो थी, उस पहली कमांड में ही गोपाल राय अभी बाहर हैं। आप सोचकर देखो कि प्रशांत भूषण बाहर हैं, आप सोचकर देखो कि कुमार विश्वास बाहर है। ऐसे कितने फर्स्ट कमांड के बड़े नेता जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था, वो सब बाहर हो गए। तो इसको इसलिए सेकंड कमांड कहा जाता है कि ये सब चिल्लड़ थे, वो चिल्लड़ सब बड़े हो गए, उपयोगी हो गए। केजरीवाल ने उनको उपयोग करना शुरू कर दिया। अच्छा, इन्होंने सबने सरेंडर भी ये सोचते हुए कर दिया कि जब प्रशांत भूषण नहीं टिक पाए, जब योगेंद्र यादव नहीं टिक पाए, जब कुमार विश्वास जैसे लीडर नहीं टिक पाए, तो ये लोग क्या टिकेंगे? इसका मतलब ये है कि राजनीति से दोहन करना शुरू कर दो, जो खा पी सकते हो वो कर लो। तो ये बैठक हुई कि अरविंद केजरीवाल के बाद क्या? दुर्भाग्य इन सब का था ये कि अरविंद केजरीवाल को 8 साढ़े 8 बजे छोड़ दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया सीबीआई ने कि भैया जाओ। ऐसी 9 साढ़े 9 घंटे या 10 घंटे की वार्ता हुई होगी। अरविंद केजरीवाल बाहर आए, रोंधे हुए गले से बोले कि पहले तो मैं सीबीआई का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उनसे वार्ता करी, बड़े सम्मान के साथ उन्होंने प्रश्न पूछे, प्रश्नों का दायरा जो उन्होंने पूछा मैंने सबको सच सच बता दिया। हम कट्टर ईमानदार लोग हैं और कट्टर ईमानदार लोग हैं इसलिए ब्ला ब्ला ब्ला। अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को बड़ी तारीफ भी वो कर रहे थे, फिर उनका मोड वहीं घूमकर जैसे लीक पर आ जाता ना, वैसे लीक पर आया। ये लोग वो नहीं कर पाए, ये वो नहीं कर पाए, ये स्कूल अच्छे नहीं कर पाए, ये अस्पताल अच्छे नहीं कर पाए, इसलिए ये हमको टारगेट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी बलाना, निर्णय का ये सब उन्होंने जो एज यूजुअल कहना था वो शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि साहब एलजी ने तो कल की बैठक बुलाने से मना कर दिया। अच्छा, सोचकर देखो कि अरविंद केजरीवाल बार बार ये विधानसभा की बैठक क्यों बुला लेते हैं? सोचा कभी? विधानसभा की बैठक बुलाने का मुख्य कारण है कि अगर ये जैसे अभी माइक पकड़ाया गया था, सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकालते कुछ लोगों ने माइक पकड़ा दिया कि भाई बोलो, माइक पकड़ाया गया था, वहां पर अगर प्रधानमंत्री को उस स्तर पर, वहां पर एलजी को उस स्तर पर ये गालियां देना शुरू करते कि हम दिल्ली के मालिक हैं, ये कहाँ से आ गए, मालिक तो हम बने हैं, हम नए सॉवरेन हैं, हम तो नई तानाशाही डेवलप करके आए हैं, ये लोग कहाँ से आ गए, ये भाई कौन है? ऐसे कहते हैं, ये कौन है एलजी, ये कौन है फलाना, ये कौन है डेमाका, ये कहाँ से आ गया, हम तो इसको मानते नहीं है। ये अगर बाहर कह देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ ऐसा बोलने की वजह से इनको 100% जेल हो जाएगी, जैसे राहुल गांधी चक्कर काट रहे। तो अरविंद केजरीवाल थोड़े इस मामले में पढ़े लिखे इंसान है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि वो विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और विधानसभा के सत्र के दौरान जो कह सकते हैं वो भाषण देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है,
यानी कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेज होता है। उस लेजिस्लेटिव प्रिविलेज में ये कहा गया है कि हाउस के अंदर जुडिशरी छोड़कर आप कुछ भी कहेंगे तो वो पार्लियामेंट के विशेषाधिकार में आता है, वो विधानसभा के विशेषाधिकार में आता है, और विधानसभा के विशेषाधिकार में जो चीज़ आती है उस पर कोई कानूनी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, उस आधार पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता, उस आधार पर कोई लिटिगेशन नहीं हो सकती। इसलिए सबसे आसान साधन जो वो देश को बताना चाहते हैं, जो वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, झूठ का पुलंदा लेकर आना चाहते हैं, झूठ का कारोबार करना चाहते हैं, वो बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर आसानी से मुकदमा हो जाता है। अभी तक हमारी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मामला उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जिस स्तर पर ब्रिटेन में है। आपको याद है कोविड के दौरान जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे जॉनसन, उनके प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दे दिया था कि उनके जन्मदिन की पार्टी पर कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं हुआ। ये सिर्फ उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में बोल दिया था। इस बात को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी उनके खिलाफ पड़ गई और उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट में हमारे पास एविडेंसेस हैं और आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन आपके खिलाफ मेरे पास एविडेंसेस हैं कि वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था आपकी पार्टी में, और आपने ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर दिया है, पार्लियामेंट की अवहेलना की है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ है, और कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट होने की वजह से आप अब इस सीट पर कंटिन्यू नहीं रह सकते। अब ये हमारे देश में भी उस स्तर पर चालू नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इतनी अति रखेंगे कि वो भी पार्लियामेंट से पास होने वाला है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का मतलब क्या, उसका दायरा क्या, उसकी लिमिट क्या, और उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद वहाँ झूठ बोलना, वहाँ गलत स्टेटमेंट देना। हालांकि जगदीप धनखड़ साहब राज्यसभा में लगातार कह रहे हैं कि हम अपने हाउस में किसी को झूठ नहीं बोलने देंगे, बिना डेटा के बात नहीं करने देंगे, अगर आपके पास कोई बात नहीं तो खाली पीली यहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए फोरम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन मुझे लगता है कुछ समय में ही वो, क्योंकि एडवोकेट है, मैं उनको बड़े अच्छे भली भांति जानता हूं कि वो किस स्तर पर सोच रहे होंगे, तो क्या पार्लियामेंट्री कंटेम्प्ट यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बियॉन्ड पार्लियामेंट्री कंटेम्प्ट का केस हो सकता है, और वो आ सकता है। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि राजनीति में इतना सुधार करवा देंगे कि अब कंटेम्प्ट टू पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट टू हाउस का भी केस उनके खिलाफ शुरू हो जाएगा, और इस पर कानून बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाउस में जिस प्रकार से झूठ बोलना शुरू करेंगे और तब ज़्यादा बड़ा, और वहाँ पर आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, वो आपको त्यागना पड़ेगा, ये प्रूफ होगा। उसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए, उसके लिए एक फोरम बनना चाहिए, उस फोरम में उसका केस जाना चाहिए, फोरम में ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी। वो उस व्यक्ति को जो पार्लियामेंट में बोल रहा था, उस व्यक्ति को जो हाउस में बोल रहा था, उस व्यक्ति को जो विधानसभा में बोल रहा था कि उसने कोई झूठ बात नहीं कही है, और जब वो कमेटी तय करे, वो जो फोरम है वो तय करे, उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट तक आ सकती है। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो अरविंद केजरीवाल ने जो मोड अपनाया है वो मोड मुझे लगता है कि देश के लिए बड़ा खतरनाक है, और झूठ बोलने का एक स्थान उन्होंने एक शिखंडी बाहर खड़ा करके और वो स्थान रख लिया है कि भैया यहाँ पर तो अर्जुन के बाण नहीं चलेंगे, और यहाँ अर्जुन के बाण मतलब कानून के बाण नहीं चलेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के तहत उसके अंदर जो भी कहा जाएगा उस पर मुकदमा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है प्राधिकरण की आवश्यकता है, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन अफसोस ये है कि अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया गया, उन्होंने बड़ी कटसी सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल करी है, बड़ा सम्मान उनके खिलाफ किया है, और कहा है बड़े सम्मानपूर्वक उनको खिलाया पिलाया, ये किया वो किया। लेकिन गोपाल राय ने जो बैठक बुलाई थी 5 बजे के बाद वाली, उस बैठक का कोई परिणाम नहीं निकल पाया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी के उन लोगों को जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको राष्ट्रीय संयोजक बनना है, जिनको आम आदमी पार्टी अपने हाथ में लेनी है, उन सबको थोड़ा और समय इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई ने जो उनसे पूछा होगा उसके आधार पर वो फिर एक बार उसकी फाइलिंग करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, और होमवर्क करके जब दोबारा महीने 2 महीने 3 महीने में बुलाएंगे, या तीसरी बार बुलाएंगे, चौथी बार बुलाएंगे, और फिर झूठ पकड़ा जाएगा, तब गिरफ्तारी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।